क्या नेपाल भारत का अगला राज्य बन सकता है? एक सवाल जिसने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी है। जहां एक ओर नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर वहां हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद हो रही है। और इन्हीं नारों के बीच भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर काठमांडू की सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ भावनात्मक नारे हैं या अखंड भारत की ओर बढ़ते असली कदम? क्या वाकई कभी नेपाल ने खुद भारत में शामिल होने की इच्छा जताई थी? और अगर हाँ, तो नेहरू ने उस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? इन सवालों के जवाब ऐतिहासिक सच्चाई और वर्तमान हालात के साथ आपको मिलेंगे इस वीडियो में आखिरी सेकंड तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये भविष्य के भारत की रणनीति है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर मैं आपसे कहूं कि पड़ोसी देश नेपाल भारत में शामिल हो सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि नेपाल तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है। लेकिन आज हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर तक नेपाल में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये सवाल फिर खड़ा हो गया है, क्या अखंड भारत की वापसी सच में होने वाली है? क्योंकि इतिहास गवाह है, कभी नेपाल खुद भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन नेहरू ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अब जब नेपाल फिर उथल पुथल के दौर में है, तो क्या एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जिसमें लाइट ग्रीन और येलो कलर से हाईलाइट किए गए क्षेत्र भारत के हैं। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो रेड कलर में चिन्हित इलाका दिखाई दे रहा है, वही नेपाल है, जो 3 ओर से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ है। नेपाल की सीमाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और यह सभी राज्य आपको मैप में येलो कलर से हाईलाइटेड नजर आएंगे। वहीं नेपाल की उत्तरी सीमा सीधे तौर पर चीन से मिलती है। ऐसे में भारत के पड़ोस में स्थित यह छोटा लेकिन रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम राष्ट्र नेपाल अब राजनीतिक रूप से एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मौजूदा हालातों ने 360 डिग्री का मोड़ ले लिया है, और यही वजह है कि यह सवाल अब गंभीरता से उठने लगा है कि क्या नेपाल आने वाले समय में भारत में शामिल हो सकता है? तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। नेपाल का सबसे प्राचीन इतिहास किरात वंश से जुड़ा माना जाता है, जो एक हिमालयी योद्धा समुदाय था और पूर्वी नेपाल के पर्वतीय इलाकों में निवास करता था। इतिहास में किरातों की उपस्थिति लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है, और कहा जाता है कि उनके पहले शासक यलंबर थे, जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इस वंश ने लगभग 1000 वर्षों तक नेपाल पर शासन किया और काठमांडू घाटी में अपनी राजधानी स्थापित की। इसी काल में नेपाल की संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराएं विकसित हुईं। नेपाल का धार्मिक संबंध भारत से भी गहराई से जुड़ा रहा। उदाहरण के लिए जनकपुर, जो आज नेपाल का हिस्सा है, प्राचीन मिथिला साम्राज्य का एक हिस्सा था और राजा जनक तथा माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। इस तरह भारत और नेपाल का संबंध न केवल भौगोलिक था, बल्कि गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा हुआ था। इसके बाद 18वीं सदी में नेपाल में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब गोरखा राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1743 में सत्ता संभाली। उस समय नेपाल अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और एकता की कमी थी। पृथ्वी नारायण शाह ने सैन्य कुशलता और दूरदर्शिता के साथ एकीकरण की मुहिम चलाई और एक एक कर काठमांडू, पाटन और भक्तपुर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 1768 में काठमांडू पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने आधुनिक नेपाल की नींव रखी। उनका प्रसिद्ध कथन था, नेपाल 4 जात और 36 वर्ण को फूलबारी हो, जिसका अर्थ है कि नेपाल विविध जातियों और समुदायों का एक सुंदर बागीचा है। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप से नेपाल को बचाने की रणनीति अपनाई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव से नेपाल को दूर रखा। उनके इन प्रयासों के कारण आज उन्हें आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है और उनका जन्म दिवस नेपाल में राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1814 से 1816 के बीच नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो नेपाल युद्ध कहा जाता है।
इस संघर्ष में नेपाल ने वीरता के साथ मुकाबला किया, लेकिन अंततः हार गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप 1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत नेपाल को अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इसके बावजूद नेपाल की एक विशिष्ट ऐतिहासिक उपलब्धि यह रही कि वह कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखा। इसके बाद शाह वंश का शासनकाल चला, जिसमें राजा महेंद्र ने 1955 से 1972 तक सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए पंचायत प्रणाली लागू की और राजशाही को और मजबूत किया। उनके उत्तराधिकारी राजा वीरेंद्र ने 1972 से 2001 तक शिक्षा, विदेश नीति और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए, लेकिन इसी दौरान लोकतंत्र की मांग भी तेज होने लगी और जनता के बीच असंतोष बढ़ता गया। फिर आया 1 जून 2001 का वह काला दिन, जब नारायण हिटी दरबार में हुए शाही नरसंहार ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। इस दुखद घटना में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और युवराज दीपेंद्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने गद्दी संभाली, लेकिन उनके शासनकाल में भी जन असंतोष बढ़ता गया, जो आगे चलकर नेपाल की राजनीति में बड़े बदलावों का कारण बना। 2006 में नेपाल की सड़कों पर एक ऐतिहासिक जन विद्रोह देखने को मिला, जहां लाखों लोगों ने राजा नहीं, गणतंत्र चाहिए का नारा बुलंद किया। देश भर में लोकतंत्र की मांग जोर पकड़ने लगी और अंततः 2008 में नेपाल ने राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर खुद को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दिया। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, इसके पीछे 1950 के घटनाक्रम भी गहराई से जुड़े हैं। उस समय राजा त्रिभुवन को राणा शासकों ने सत्ता से बाहर कर दिया, जिसके बाद वे अपने परिवार सहित भारत आए और प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा कि त्रिभुवन ने भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि इस दावे का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला है और कई इतिहासकार जैसे प्रोफेसर एस.डी. मुनी इसे केवल एक रूमर या अनौपचारिक चर्चा मानते हैं। नेहरू का मानना था कि नेपाल को एक स्वतंत्र बफर राज्य के रूप में बनाए रखना भारत के भू राजनीतिक हित में है, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। अब 2024 से 25 के दौर में जब नेपाल में फिर से राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सक्रियता भी बढ़ती दिख रही है। उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की खबर कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नेपाल में बड़े स्तर पर राजशाही समर्थक रैलियां आयोजित हो रही हैं। हालांकि अब तक नेपाल द्वारा भारत में शामिल होने जैसा कोई औपचारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह विषय एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।